हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी 24 अगस्त 2020 की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि यूपीएससी 2020 में आने के लिहाज से एकदम रेलिवेंट है, उन सबको कोलेट करके बहुत ही कम समय में हम उन सब से अप टू डेट हो जाएं, इसके लिए मैं आज का मटेरियल आपके लिए लेके आया हूँ। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने बारे में कुछ बताइए, फीडबैक दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा प्लीज़। अगर आप पूरी वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे, आपको लगेगा ये सारे इश्यूज मैं जानता हूं, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों से मिस आउट कर जाएंगे। अगर आप यहां तक आए हैं, 15 मिनट आप वीडियो के अंत तक जाने के लिए दे ही सकते हैं। टॉपिक के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताता चलता हूं, जो एग्जाम के समय अगर आपको एमसीक्यू आएंगे तुरंत दिमाग में हिट करेगा, याद आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिस मत करिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। देखिए, आज की करंट अफेयर्स कैप्सूल में हम देखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपेंड करेगा, जबकि हमारा जीडीपी अप्रैल से जून 2020 के क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आज तक हमेशा ऐसा होते आया है कि हमारी इकोनॉमी को पूरा पूरा एग्रीकल्चर ड्राइव करता आया है। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर में अच्छा हुआ, अच्छा मानसून आया, तो हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती थी, और अगर एग्रीकल्चर खराब गया तो हमारी इकोनॉमी भी खराब परफॉर्म करती थी। पर अब देखिए, हमारी इकोनॉमी एक तरह से एग्रीकल्चर से आप कह सकते हैं डीकपल हो गई है। इसमें तो यही कहा जा सकता है कि एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमारे ओवरऑल जीडीपी में एग्रीकल्चर का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है कि वो अकेला जीडीपी को ऊपर खींच ले। ठीक है, या दूसरा एक और फैक्टर हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए इस बात पे कि इकोनॉमी के जो दूसरे सेक्टर है वो इतना ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट होने के बाद भी पूरा पूरा जीडीपी को वो नहीं बढ़ा पा रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस तरह की जो अजीब घटनाएं हो जाती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एमसीक्यू के लिहाज से। एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपैंड कर रहा है लेकिन जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कब? अप्रैल से जून 2020 के क्वार्टर में, और ये इतिहास में पहली बार भारत में हो रहा है। ये आप याद रखिए, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रैंकिंग की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत 14वें रैंक पर है। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। हाईटेक और साइंस वगैरह के फील्ड में भारत की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब है। दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे देश के होते हैं, लेकिन हमारे देश में विज्ञान की स्थिति बहुत खराब है। इतनी खराब है, आप देखिए कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे हुआई, सैमसंग, इनका काम तो प्रॉफिट कमाना है, ये तो रिसर्च करने के लिए बैठी नहीं है, पर इन्होंने भारत से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। ठीक है, तो भारत का रैंक 14वां है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में, डब्ल्यूआईपीओ की लिस्ट में। ये आप याद रखिए, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपने जो प्रॉफिट अर्न किए हैं जून क्वार्टर में, जून क्वार्टर यानी यही जो हमने बात की अप्रैल से जून 2020 का जो क्वार्टर है, इसमें जितना प्रॉफिट अर्न किया है उसका 80% उन्होंने अलग निकाल के रख दिया है एज प्रोविजन फॉर द अकाउंट्स अंडर मोराटोरियम। देखिए, प्रोविजन क्या होता है? अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही कोई कंपनी को प्रॉफिट होता है, ये यानी इस कंपनी की आमदनी हो गई, आपकी मान लीजिए सैलरी आती है, वैसे एक कंपनी को प्रॉफिट आता है, तो आप प्लान करते हैं कि चलिए इसमें से कुछ पैसा हम इंश्योरेंस में डाल देंगे या सेविंग्स में रख लेंगे, है ना। या आपको पता है कि महीने के अंत में बच्चे की फीस देनी है, तो पहले से ही आप पैसा उसके लिए रख लेते हो। अभी तो फीस नहीं देनी है, अभी बिंदास खर्च करो, जब फीस आएगी तब देखेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, दूध वाले को जब देना हो उसका पैसा आप अभी से अलग रख लेते हैं, कुछ पैसा राशन के लिए अलग से रख लेते हैं, मान लीजिए ऐसा होगा। आप में से कितने लोग घर चलाते हैं मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही कंपनियां भी और बैंक्स भी प्रोविजन करके चलते हैं। तो यानी पब्लिक सेक्टर बैंक ने पहले से ही अपने प्रॉफिट का 80% हिस्सा निकाल के अलग रख दिया है। अब वो जो भी खर्च करेंगे या डिविडेंड बांटेंगे अपने निवेशकों में, वो बाकी बच्चे 20% से ही करेंगे। ये 80% किस काम के लिए बचा के रख दिया उन्होंने? इस फॉर अकाउंट्स अंडर मोराटोरियम। क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे एमएसएमई हैं या इस तरह के लोग हैं जिन्होंने, बिजनेसमैन हैं या पर्सनल अकाउंट भी है, जिन्होंने कि बैंक से लोन लिया था, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन की वजह से वो बैंक को अभी लोन अपना नहीं चुका पाएंगे। तो आरबीआई ने उनको वन टाइम जो डेट सेटलमेंट देने का बात किया है, और बोला है कि ठीक है, एक टाइम आप मत देना, अभी के लिए कुछ कुछ महीने आपसे नहीं लिया जाएगा। तो वो पैसा फिर बैंक को अगर नहीं मिलेगा तो बैंक कैसे अपना काम चलाएगा? तो उसके लिए 80% रुपया उन्होंने, 80% प्रॉफिट अपना अलग से बचा के रख लिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देखिए, पहली न्यूज़ पे आते हैं कि एक फार्मर्स उड़ीसा की, जैसा कि मैंने आपको बताया है, द हिंदू में रोज उड़ीसा की एक न्यूज़ आई जाती है। तो ऐप फॉर फार्मर्स ग्रीवेंसेस उड़ीसा ने बनाई है। ठीक है, एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनाया है कि फार्मर को कोई भी तकलीफ होगी रिलेटेड टू वाटर अवेलेबिलिटी इन कनाल्स, नहरों में पानी नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, तो तुरंत फोटो खींच के अपलोड कर देंगे, तो तुरंत उसका रिड्रेसल हो जाएगा। ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, देखिए उनकी खुद की सीडैक करके गवर्नमेंट की भी अपनी कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड इस तरह की
एक ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही इनकी भी अपनी है कमांड एरिया ऑफ प्रोजेक्ट्स एज जियो फेंसिंग रीजन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के जो जो भी रीजन है उस ऐप में उनका जियो टैगिंग कर दिया जाएगा। जो किसान है वो सिर्फ फोटो खींचेगा, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह ऐप में खुद एरिया जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5T की बात यहाँ पर की जा रही है, आपको याद रखना है, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टाइम लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि 5T में से 5T क्या क्या है, फिर आपको दुनिया भर के टी से चालू होने वाले शब्द दे दिए जाएंगे, है ना, टोटलिटी, इस तरह से कुछ कुछ दे दिया जाएगा। तो आपको सिलेक्ट करने बोला जाएगा इसमें से कौन कौन सी चीज़ें 5T फ्रेमवर्क का हिस्सा है, और बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आप याद कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। तो देखिए जो भी गवर्नेंस सिस्टम जो है, मोदी जी ने ये दिया था नारा, गवर्नेंस सिस्टम को इस 5T फ्रेमवर्क को अडियर करना चाहिए। ये पांचों बातें होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हर गवर्नेंस सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड टाइम लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बहुत जल्द जो है, जो भी वो किसान फोटो खींच देगा, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद अधिकारी पहुंचने करे, 2 साल पहले आपने कहा था नहर में पानी नहीं है, तब क्या मतलब है, तो तुरंत फोटो खींच के अपलोड करे और एकदम रियल टाइम में, मान लीजिए शाम तक में अधिकारी पहुंच जाए कि अच्छा नहर में पानी नहीं, आपने बताया था, चलिए देखते हैं, और देख के फिर उसका समाधान कर दें, तब तो बात है। स्टेट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑन सेक्टर वाइज कमांड एरिया देगा। ठीक है, तो यानी वेब सर्विस के तौर पे इंटरनेट पर ही वो डाल देंगे कहाँ कहाँ नहरें जाती है, कहाँ कहाँ पानी के स्रोत हैं, जो वो मैनेज करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेट से ही ये डेटा निकाल देगा कि ये जियो टैगिंग जो डेटा वहाँ पे किसान जहाँ से खड़े होकर फोटो खींच रहा है, उससे पता चलेगी कि उसके आसपास बोलेंगे कि एकदम उसके नियर अबाउट में कौन सा वाटर रिसोर्स है, जो कि इस वेबसाइट से उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये तो खैर ऐप डेवलपमेंट का एक टेक्निकल फीचर है, छोटी सी बात को बड़ा करके लिखना था तो हिंदू वालों ने ऐसा इतना ऐप डेवलपमेंट की बात लिख दी यहाँ पर कि एप्लीकेशन काम कैसे करेगा। तो एप्लीकेशन जो है सितंबर तक तैयार हो जाएगा और सितंबर एंड तक रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए, बालाघाट, ये ऐप जो है ये उड़ीसा में बन रहा है, ये आपको याद रखना है, और 5T वाली जो ये बात है ये आपको याद रखनी है। फिर बालाघाट मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर औरतों ने एक तरह का चिपको आंदोलन टाइप का अपना चालू किया है। क्या हो रहा है, जंगल में बहुत पेड़ों की संख्या कम होती जा रही थी, तो सुरक्षा समिति बनाई है उन्होंने, वो लाठियां लेके चलती हैं, और कोई भी अगर मान लीजिए कुल्हाड़ी लेके मिला तो उस पर 500 रुपये का फाइन ठोक देती हैं। ठीक है, बालाघाट का बिरसा एरिया है, बिरसा मुंडा का नाम आप सबको मालूम होना चाहिए, वो मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे बहुत सारे फर्टाइल लैंड जो है ऐसे ही पेड़ काट काट के बंजर हुए जा रहे थे। 2 साल पहले लोकल वुमेन दे केम टुगेदर, साथ आई उन्होंने लाठियां लेके जो लोग पेड़ काटने आ रहे हैं उनको भगाने लगे, उन पर फाइन ठोकने लगे। जो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, लेकिन वो लोग बेचारे गश्त लगा के चले जाते हैं, पक्का उन लोग दिन के निश्चित समय में गश्त लगाते होंगे। जिन्हें पेड़ काटना है उनको पता है कि साहब निकलेंगे 9 से 11, उस समय हम लोग नहीं काटेंगे पेड़, बाद में पहुंच जाते थे। तो गांव और कम्युनिटी की अपनी औरतें जो है वो वहां पर गई। तो 250 एकड़ जमीन जो है, 2 साल बाद ये न्यूज़ क्यों आ रही है पेपर में, क्योंकि 250 एकड़ जमीन में अब नए तरीके से हरियाली दिख रही है, क्योंकि फॉरेस्टर्स जो यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सैपलिंग वगैरह प्लांट कर रहे हैं, और जो यही औरतें हैं इन सुरक्षा समितियों की, वो इनिशिएटिव लेके उन पौधों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। वन देवी सुरक्षा समिति 4 विलेजेस जो है वो डिफॉरेस्टेशन करने वालों पे 500 रुपये का फाइन ठोक रही, जैसा मैंने आपको बताया। उन्होंने बोला है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय पिकिंग फ्रूट्स एंड मेडिकल प्लांट्स जुडिशियसली जो है, इसके रिप्लेनिशमेंट का टाइम देने के बाद इस तरह से हमको काम करना चाहिए। कमला बाई 52 साल की, जो वन देवी सुरक्षा समिति की मेंबर है, उन्होंने ये बात कही है। तो देखिए उनको पूरी तरह से अवेयरनेस है कि कैसे हमें जंगल से सिर्फ उतना ही लेना है जितना जंगल अपने आप को रिचार्ज कर सके। ठीक है, तो उससे हमारी जीविका भी बची रहेगी। उनकी जीविका भी जंगल से लकड़ी काट के, तेंदू वगैरह कलेक्ट करके, महुआ वगैरह उठा के मार्केट में बेच के उनकी जीविका चलती है। अगर उन्होंने जंगल को इतना काट दिया कि अब वहाँ दोबारा उग ही नहीं रहा है, तो फिर उनका जीवन कैसे चलेगा। दिन में 3 बार 4-5 के दलों में ये महिलाएं जंगल में जाके पेट्रोलिंग करती हैं। हर्रा, बहेरा और टीक वैरायटीज़ है वहाँ पर, ये पेड़ों की वैरायटीज़ है लकड़ियों की। देखिए टीक वगैरह का जो टिम्बर है काफ़ी महंगा बिकता है, तो जाहिर बात है वहाँ पर लोग जो है काट के उनको अवैध तरीके से बेचने के लिए उत्सुक रहते हैं, और वहाँ पे कुछ भी अगर इलीगल एक्टिविटी दिखती है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। बालाघाट में ये हो रहा है, सुरक्षा समिति या वन देवी सुरक्षा समिति, ये नाम आप याद रखिए। ठीक है, ये यूपीएससी में आने का चांस शायद ना हो, मुझे पता नहीं क्यों इस न्यूज़ को देख के गट फीलिंग आई, ये छोटी सी इस तरह की वीमेन एम्पावरमेंट टाइप की न्यूज़ है, ये आ सकती है यूपीएससी में। ठीक है, थोड़ा सा छोटी सी बात, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का है, इसको याद रखने में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। 1200 करोड़ रुपए का प्लान है नुब्रा और जंस्कार को ग्रिड पे लाने का। ग्रिड यानी हमारे देश का एक पावर ग्रिड बनाया गया है। हमारे देश में जितनी भी बिजली पैदा होती है वो एक सिस्टम में डाल दी जाती है। हमारे देश में पूरी बिजली इसी सिस्टम से निकलती है, तो कहीं भी बिजली की कमी होके और कहीं बिजली की बहुतायत होने का कोई सीन यहाँ पर नहीं है।
हर जगह से जितनी भी बिजली पैदा होती है वो देश के किसी भी एरिया में उसी सिस्टम से जाती है। ये हमारा नेशनल पावर ग्रिड है, ठीक है। वैसे नेट ग्रिड से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। नेट ग्रिड जो है वो पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना ग्रिड बना रही हैं, जिसमें कि अपराधियों की जानकारी ऑनलाइन कर दी जाएगी। नेट ग्रिड पे आपसे सवाल आ सकता है, अगर आपको पता नहीं है नेट ग्रिड क्या है तो फिलहाल आप जाके गूगल कर लीजिए, मेरे वीडियोस में कई बार मैं इसको कवर कर चुका हूँ, ठीक है। जम्मू कश्मीर में नुब्रा और जंस्कार दो इलाके हैं। देखिए लद्दाख का जो एरिया है अलग से अब ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। यहाँ पर जंस्कार है ऊपर में, यहाँ पे नुब्रा है, सॉरी नुब्रा यहाँ पर है और जंस्कार यहाँ जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से एक पावर लाइन बिछाई जा रही है। कुल मिला के इतना हो रहा है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ है, देखिए नुब्रा और जंस्कार दोनों इस मैप में कहीं मेंशन नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो ये काम टाइम्स ऑफ इंडिया ही कर सकता है। तो इसमें खैर अब ये इतना बता दिए हैं कि यहाँ पर कहीं पे आपको नुब्रा है, जिसके उस साइड में पाकिस्तान का वो एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है, और इस साइड में चाइना है, ठीक है। तो इधर हमको पावर रहने की बहुत ज़रूरत है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ नहीं है यहाँ पे नुब्रा, और आपको पूछा जाएगा कि लेह लद्दाख को जम्मू कश्मीर में कौन से हिस्सों में पावर लाइन बिछाई जा रही है, तो आपको बताना है कि नुब्रा और जंस्कार के बीच में पावर लाइन बिछाई जा रही है, ठीक है। श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइन पहले से है, उसको नुब्रा और जंस्कार तक पावर के लिए ले जाया जा रहा है। 220 किलोमीटर लाइन होगी अक्रॉस सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन्स एंड इनहॉस्पिटेबल टेरेन। बहुत ही खतरनाक होगा यहाँ पे ये बिजली की लाइन बिछाना, बहुत मुश्किलें आएंगी। द्रास जो है बताया जा रहा है दुनिया की सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है। सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट कौन सी यहाँ पर बताया नहीं गया, तो वहाँ पर द्रास है जो कि दुनिया की सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, जहाँ पर लोग रहते हैं। ऐसी दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है द्रास। पाडुम जो है मेन हैबिटेशन है संस्कार में, ये भी बताया गया है। तो ये है नुब्रा, एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ये बाल्टिस्तान पीओके में जो वेस्ट में है, देखिए सियाचिन ग्लेशियर इनके नॉर्थ में है, इसके नॉर्थ में सियाचिन है, यहाँ पर सियाचिन है। और चान चेमो रेंज इन द ईस्ट है, यहाँ पे पहाड़ी रेंज जो है ये चान चेमो है, ठीक है। ये ऐसा बताया गया। इसमें आपको बस यही याद रखना है, जो नाम है नुब्रा और जंस्कार, ये आपको याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा कम चांस है कि द्रास दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है, ये पूछ लिया जाए कहीं से, पर याद रखने में कोई खराबी नहीं है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। ये थी मेरी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। और भी कई इश्यूज़ हैं जिनको कि इन डेप्थ कवर करने के लिए मैं उनकी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। व्यूअर, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इतना आप कर सकते हैं। इससे कोई आपका कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। आपको लग सकता है कि मेरा उनके साथ कॉम्पिटिशन है, मैं उनके साथ कंटेंट क्यों शेयर करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप न्यूज़ को आपस में मिलकर डिस्कस करके, कुछ न्यूज़ आप उन्हें बताइए, कुछ वो आपको बताएंगे, ऐसे करके आपको मिलकर ही आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो जितने दोस्तों को आप मेरे चैनल के साथ जोड़ेंगे, जितना वो मुझे फीडबैक देंगे, उतना हम सबका एक्सपीरियंस बेहतर होता जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।